स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायो 9th क्लास प्रीवियस पास्ट पेपर क्वेश्चंस। चलें स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म के बारे में स्टडी की जाती है, स्ट्रक्चर के, किस तरह से स्ट्रक्चर एक इंसान की बनी हुई है, उसमें क्या क्या फॉर्म्स हैं, ठीक है, सारा इंक्लूड करेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी होगी स्टडी। हिस्टोलॉजी से पता चल रहा है कि द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, सारे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी हैं। फर्स्ट लाइन यही हो जाती है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। या ब्रांच हो जाती है जो मॉर्फोलॉजी हो जाती है, वो मॉर्फोलॉजी है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मॉर्फोलॉजी है। हिस्टोलॉजी है द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ की स्टडी करनी है अंडर माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट डिफाइन बायोफिजिक्स एंड बायोमेट्री। बायोफिजिक्स जो है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स इसमें देखे जाते हैं विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमिनाज, ऐसे प्रिंसिपल फिज़िक्स के जो कि बायोलॉजी में लैंड कर सकें, बायोलॉजी के साथ कंसर्न कर सकें और जिनकी अप्लाई जिनको हम बायोलॉजिकल फिनोमेनास को फिज़िक्स में कर सकें या फिज़िक्स के फिनोमेनास को बायो में कर सकें, वो बायोफिज़िक्स के अंडर आते हैं। ठीक है। बायोमेट्री इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसमें क्या होते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को ही हमने यूज़ करना है, लेकिन क्या यूज़ करेंगे उसमें? मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स यूज़ करेंगे, तो वो बायोमेट्री हो जाएगी। मेट्री से ज्योमेट्री याद करें, ज्योमेट्री मैथ्स से रिलेटेड होती है, तो इसमें मैथमेटिकल टर्म्स और टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करेंगे किसमें? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। एंड बायोफिजिक्स में यही था कि फिजिक्स के एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे किसमें? बायोलॉजिकल फिनोमेनास में। What is immunology? Immunology is the branch of biology which deals with the study of immune system. Immunology से आपने याद रखना है कि immune system की स्टडी को क्या कहते हैं? Immunology एंड ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें स्टडी हो रही है immune system की। किसके immune system की? एनिमल्स के। which defend the body against invading microbes, जो कि डिफेंड करता है बॉडी को अगेंस्ट माइक्रोब्स। नेक्स्ट वन क्या है? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन इजी है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। कंट्रोल ग्रुप का क्या है कि इन साइंस, कहते हैं साइंस में जब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन डूइंग एक्सपेरिमेंट, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, इट मस्ट बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ये क्या होना चाहिए? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए कि उसके हमें पता होना चाहिए कैसे हमने उसको लेके चलना है। द साइंटिस्ट मस्ट कॉन्ट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद द कंट्रोल ग्रुप। कहते हैं मुआवजना करना चाहिए, साइंटिस्ट को मस्ट कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का कंट्रोल ग्रुप के साथ मुआवजना करना चाहिए। अब हम एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप को थोड़ी समझ आएगी किस तरह से हमने इनको इंटरलेट करने एक दूसरे के साथ। कह रहे हैं द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली, एक जैसे हम इनको ट्रीट करते हैं लेकिन लाइक रिस्पेक्ट ऑफ द वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड, लेकिन हम इनको टेस्ट ज़रूर करते हैं। फॉर एग्जांपल इन एन एक्सपेरिमेंट, अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं टू टेस्ट, यहाँ पे वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बताने लगे आपको कोई टेस्ट कर रहे हैं नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। वन कैन कंट्रास्ट द कंट्रोल ग्रुप, कि हमने अब कंट्रास्ट कैसे करना है कंट्रोल ग्रुप का। कंट्रोल ग्रुप में अब क्या आ रहा है? हमारे पास एक प्लांट है जिसके पास फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, एक प्लांट ऐसा है जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है जिससे हमें, ये कंट्रोल ग्रुप है। ठीक है, इसका हमने कंट्रास्ट किसके साथ करना है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ। अब हम देखते हैं कि हम जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की तरफ। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या है कि एक प्लांट ऐसा है जिसमें नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं है। कंट्रोल ग्रुप में हमारे पास एक ऐसा प्लांट था जिसमें फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में नहीं है। तो हमने कंट्रास्ट कैसे किया? द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर इन कंट्रोल ग्रुप। कह रहे हैं हमें ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हमें मिलेगी? जब हम फोटोसिंथेसिस का मतलब जो है हमें कहाँ से करवाएंगे? कंट्रोल ग्रुप से, जहाँ पे फ्रीली अवेलेबल थी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक प्लांट में। एंड डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जब हम एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में नहीं करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे कंट्रोल ग्रुप था ना, जहाँ पे हमारे पास अवेलेबल थी फ्रीली ऑक्सीजन, हम कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे हम क्या परफॉर्म करेंगे? वहाँ से हम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। ठीक है,
जस्ट इसमें यही है कि दोनों ग्रुप्स का एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट करवाना होता है और हमने दोनों को एक दूसरे के साथ देखना होता है कि जब भी हम कोई कंट्रोल कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को या डूइंग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, उसका कंट्रोल ग्रुप के साथ कंट्रास्ट करवाना लाजमन है। राइट ऑन द वर्क ऑफ रोनाल्ड रोज़ ऑन मलेरिया। ये भी थोड़ा सा लगेगा आप लोगों को, लेकिन स्टोरी की तरह मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रोनाल्ड रोज़ ने क्या किया था मलेरिया का वर्क करते हुए। रोज़ मतलब रोनाल्ड रोज़ का ही छोटा सा नाम अगर स्किप आउट करके रोज़ कह रहे हैं कि रोज़ ने यूज़ की थी स्पैरोज़। क्या किया था उसने? यूज्ड स्पैरोज़ एंड अलाउ अ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, एक फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, ठीक है, उसको अलाउ किया था कि वो बाइट करे स्पैरोज़ को जो कि मलेरिया से सफ़र थी, ठीक है, जिनको मलेरिया था पहले से ही। उन मॉस्किटोज़ को अलाउ किया था कि जाओ और उन्हें काट लो। मतलब जब हम कोई स्पैरोज़ का ग्रुप है कोई एक पिंजरे में या जाल में, हम वहाँ पे मॉस्किटोज़ को छोड़ते हैं, वो मतलब उन्हें काट लें, ठीक है। उन्होंने भी क्या किया, सम ऑफ द मॉस्किटोज़ वर किल्ड एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम्स। कुछ उनमें से जो मॉस्किटोज़ थे ना वो मर गए थे उसी वक्त, और उन्हें काफ़ी टाइम से उन्होंने स्टडी किया। रोज़ फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल ऑफ द मॉस्किटो स्टमक। उसने क्या फाउंड किया था जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे कि प्लाज्मोडियम ने क्या किया था, मल्टीप्लाइड हो गया था। कहाँ पे? स्टमक के वॉल्स में जाके, किसके? मॉस्किटो के स्टमक के वॉल में जाके मल्टीप्लाई हो गया था। देन मूव्ड इनटू द मॉस्किटो स्लैवरी ग्लैंड, और फिर वो मॉस्किटो के स्लैवरी ग्लैंड तक चला गया था। ही केप्ट सम मॉस्किटोज अलाइव, उसने कुछ मच्छरों को ज़िंदा भी रखा है। एंड अलाउड देम टू बाइट हेल्दी स्पैरोज़, और उन्हें क्या किया, उन्हें अलाउ किया कि जाओ अब जाके ना जो हेल्दी स्पैरोज़ हैं जिनको ये बीमारी नहीं है उनको जाकर काट लो। रोज़ फाउंड दैट द स्लाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेन्ड प्लाज्मोडिया। उसने ये फाउंड किया कि जो स्लाइवा था ना, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ थे जिन्होंने जाके इन्फेक्टेड स्पैरोज़ को बाइट किया हुआ था, उनके स्लाइवा में क्या था? प्लाज्मोडिया था। एंड दीज एंटर द स्पैरोज़ ब्लड, और वो क्या हो गए थे, जब उन्होंने हेल्दी स्पैरोज़ को बाइट किया तो वो उसके ब्लड में चले गए। हेल्दी स्पैरोज़ को ब्लड में चला गया। When he examined the blood of these previously healthy sparrows, he found many plasmodia in it. जब उसने ब्लड चेक किया किसका, हेल्दी स्पैरोज़ का भी, तो उसमें भी हमें क्या मिले? प्लाज्मोडिया। अब ये स्टोरी बहुत ही शॉर्ट करके अगर हम पढ़ें तो ये है कि रोज़ ने क्या किया था, स्पैरोज़ थी उसके पास और उन पे क्या क्यूलिक्स मॉस्किटोज़ को छोड़ा था कि जाओ स्पैरोज़ को जाके काट लो। स्पैरोज़ का था मलेरिया से वो आ गया उनके मॉस्किटोज़ के स्टमक से कुछ मर गए मॉस्किटोज़ और कुछ ज़िंदा रहे। जब जो ज़िंदा रहे थे उनको उसने छोड़ा किस पे? हेल्दी स्पैरोज़ पे कि जाओ उनको जाकर काट लो। अब जो हेल्दी स्पैरोज़ थी ना, उनके भी हमें ब्लड में से क्या मिला? प्लाज्मोडिया। सिंपल स्टोरी ये है। तो ये जो मलेरिया के जो हैं जर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब किसी और के ब्लड में या स्टमक में या वॉल्स में जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट एक्सपेंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि डाटा है उसे ऑर्गेनाइज करना है। इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस। कहते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट करना होता है और टेस्ट करनी होती है हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट कलेक्ट करते हैं एंड ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को। साइंटिस्ट मतलब जमा करेंगे, साइंटिस्ट जमा करना और डाटा को ऑर्गेनाइज करना मतलब उसे वे देना 1 by 2 3 4 4 मतलब इस तरह से। किस लिए? कि ताकि वो क्या कर सके, हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक्स में भी, टेबल्स में, फ्लो चार्ट्स की सूरत में हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैप्स की सूरत में या डायग्राम्स की सूरत में। हम कोई भी मतलब चार्ट वगैरह बना के देख सकते हैं कि 1 by 1 ये प्रोसीजर्स है, इससे हमने अपना डाटा बनाया है, ये ऑर्गेनाइजेशन हमने की है। अब हम टेस्ट करेंगे कि ये काम भी करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। नेम एंड एक्सप्लेन दैट टाइप ऑफ टिश्यूज़ इन प्लांट्स विच आर हार्डन्ड बाय लिग्निन। कहते हैं नेम करना है, नेम बताना है और एक्सप्लेन भी करना है कि टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो है प्लांट्स विच आर हार्डन्ड बाय लिग्निन। नेम हमने बताना है पहले। स्क्रीन कायमा टिश्यू जो है आर द टिश्यूज़ इन प्लांट्स विच आर हार्डन्ड बाय लिग्निन। स्क्रीन कायमा टिश्यूज़ आर द टिश्यूज़ इन प्लांट्स विच आर हार्डन्ड बाय लिग्निन। ये क्या है? ये नाम है, आपने ये याद कर लेना। स्क्रीन कायमा टिश्यूज़ जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी वॉल। ये किससे बने होते हैं? स्क्रीन कायमा टिश्यूज़ हैं, इनके रिजिड सेकेंडरी वॉल होती है सेल्स की। दीज सेल वॉल्स आर हार्डन्ड विद लिग्निन। ये सेकेंडरी वॉल्स जो हार्डन हो जाती हैं लिग्निन के साथ, विच इज़ द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड। जो कि लिग्निन जो है ना वो केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने।
कि दे सेल वॉल्स जो है हार्डनड हो जाती है लिग्निन के साथ, जो कि केमिकल कंपोनेंट है वुड का। मेच्योर सिक्लिन कायमा जो है कैन नॉट इलोंगेट, वो बढ़ नहीं पाते। जो मेच्योर हो जाते हैं, जिनमें ज़्यादा लिग्निन जमा हो जाती है, हार्डनड हो जाते हैं, वो ज़्यादा ही वो इलोंगेट नहीं कर पाते और मोस्ट ऑफ देम डेड हो जाते हैं, मतलब वहीं पे उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। व्हाट एक्सप्लेनेशन डू यू हैव फॉर न्यूक्लियोइड? प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। कहते हैं कि न्यूक्लियोइड के बारे में हमने बताना है कि क्या है ये, लेकिन हम अब शुरू कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता है। उनके क्रोमोसोम्स में सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही होता है। देयर क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली एंड इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है नियर द सेंटर की तरफ। दिस रीजन इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, जहाँ पे सिर्फ क्या है, क्रोमोसोम में एक डीएनए है जो कि साइटोप्लाज्म में तैर रहा है और नियर द सेंटर मतलब उस रीजन को, जो सेंटर वाला रीजन, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। ये ऐसे होप सो आपको समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।